यदि आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मुझे यहाँ से कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर जा पा रही है, ताकि मैं आज के सेशन को यहाँ से शुरू कर सकूँ। सो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने इस फेसबुक लाइव पेज पर आमंत्रित किया है। उनका हृदय से आभारी हूँ मैं। और आज का जो सेशन का टॉपिक है वो टॉपिक रखा है हमने कि द आर्ट ऑफ डिसीज़ फ्री लाइफ। इस कोरोना काल में हम रोग मुक्त जीवन जीने की क्या कला हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का कहर है, सभी लोग परेशान हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम कैसे इस कोरोना के समय पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं और रोग मुक्त जीवन को कैसे जी सकते हैं। रोग मुक्त जीवन जीने की क्या कला हमारे साथ में हो सकती है योग के माध्यम से। तो ये हमारे आज के सेशन का मेन टॉपिक होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है, कोई भी प्रश्न होता है बीच में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रश्न, जहां से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। और एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो हमारे तपन सर चला रहे हैं कि अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जन जन तक लोगों को योग के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ में डिसीज़ फ्री लाइफ, रोग मुक्त जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं। तो ऐसे हमारे बहुत से योग साधक हैं जो अपने इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो विषय है, उस विषय की तरफ हम चलते हैं और हमारे आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में डिसीज़ फ्री लाइफ जीने की क्या कला हो सकती है, रोग मुक्त जीवन जीने की क्या कला हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा पहलू आता है कि साथ ही साथ में ऐसे कोरोना काल में ऐसी गंभीर समस्या में हम हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, दो चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं हम कि कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करें और किस तरह से हम रोग मुक्त जीवन को जी सकते हैं, उसकी क्या कलाएं हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने की कि अभी जो समय है, अभी का जो टाइम चल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, बहुत ही ख़राब परिस्थिति है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सभी लोग परिस्थितियों के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू कि क्या होगा आने वाले समय में, अभी क्या हो रहा है, ये कैसी बीमारी है, कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि पहली चीज़ की परिस्थितियों पर हम काम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों पर काम कर रही है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की सरकार काम कर रही है, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, सभी परिस्थितियों पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी घर में बैठ सकते हैं और उनका पूरा पूरा सहयोग कर सकते हैं। तो परिस्थितियों पर अभी काम नहीं करना है, अभी हमें हमारी मनस्थिति के ऊपर काम करना है, क्योंकि परिस्थितियाँ जब एक बार बिगड़ जाती है तो वो आसानी से संभल जाती है, सुधार हो जाता है और सुधार किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। मगर जब एक बार हमारी मनस्थिति अगर बिगड़ जाती है और हमारी मनस्थिति पर हम काम नहीं करते हैं, और मनस्थिति जब खराब हो जाती है तो उस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी का जो समय है वो समय है कि हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मनस्थिति के ऊपर काम करें कि हमारे मन की क्या स्थिति है। अगर हमने उस पर काम कर लिया तो शायद परिस्थिति पर ऑटोमेटिक हम काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की एक मार्च और अप्रैल का एक आंकड़ा था कि साइकेट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, कि लगातार हमारे इंडिया के अंदर डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। और अप्रैल तक का आंकड़ा था कि 40% डिप्रेशन के केस इंडिया में बढ़े हैं। तो समझ में आता है कि लगभग लगभग 40% अप्रैल तक अगर केस बढ़े और उसके बाद लगातार ऐसा लॉकडाउन रहा, ये जो सिचुएशन रही हमारे हिंदुस्तान में इस महामारी की, तो आगे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ सकती है। तो सोचने वाली बात है कि जब लोग घरों में हैं, घर के अंदर हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि लगातार डिप्रेशन के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका एक मेन उद्देश्य, मेन कारण मुझे जहाँ तक ये समझ में आता है कि लोग लगातार सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा सर्च करते हैं वैसा ही आपको मिलता है, जैसा आप ढूंढते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं,
लगातार चारों तरफ न्यूज़ के ऊपर, अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, सभी जगह आपको लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों का, बढ़ती हुई मृत्यु दर का आंकड़े बताए जा रहे हैं। जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, तो मोबाइल में सबसे पहले यही देखते हैं किस ग्रुप के ऊपर, किस देश या किस शहर की क्या स्थिति है। खैर, जो हो रहा है वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, मगर चारों तरफ आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को सर्च करते हैं, और वही नेगेटिविटी के कारण लगातार डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें पॉजिटिविटी को सर्च करना है, हमें नेगेटिविटी को सर्च नहीं करना है। दिन में एक बार, जहाँ तक मुझे लगता है कि ठीक है, हमने छोटा सा न्यूज़ चैनल देखा, अपडेट्स देखी वगैरह वगैरह, मगर 24 घंटे हमें अपने फ़ोन के ऊपर नेगेटिविटी को नहीं देखना है, नेगेटिविटी को सर्च नहीं करना है। सो पॉजिटिविटी को बिल्ड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉजिटिव रहना है। तो लगातार ये आंकड़े डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जितने भी साइकियाट्री एसोसिएशन है उनका कहना है कि हम योग के माध्यम से डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, और हमारी डिसीज़ को फ्री कर सकते हैं। तो कैसे उसके क्या पहलू हो सकते हैं कि हम योग के माध्यम से हमारे रोग मुक्त जीवन को कैसे जी सकते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, और बहुत तेज़ गति से। तो अभी यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए दो पहलू है कि हम किस तरह से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है हमारे पास कि स्व और स्थ। तो स्व मतलब होता है हम स्वयं, और स्थ मतलब कि स्थिर होना। तो स्वयं में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो वही वहाँ से शुरुआत होती है स्वस्थ रहने की, कि हम वहाँ से स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि स्वयं में स्थिर होना क्या होता है, तो WHO की एक ऐसी व्याख्या थी कि केवल रोगों का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामंजस्य जब स्थापित होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो हमारा जीवन जो होता है वो हम उसे कह सकते हैं कि अब हम स्वस्थ हैं। हमारा सवाल ठीक क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण हम अभी बहुत अव्यवस्थित हैं। तो ऐसे ज़िंदगी में जो स्वस्थ रहने के जो दो मुख्य घटक है, वो एक शारीरिक और एक मानसिक रूप से हैं, और आध्यात्मिक रूप से। तो शारीरिक रूप से तो हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी करके, योग करके, योग आसनों के माध्यम से। अगर कोई जिम जा रहा है तो जिम के माध्यम से, एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो, ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या उसके पहलू हो सकते हैं, हम किस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है। क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम शरीर को अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन और डाइट प्लान देते हैं, मगर मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप मुझे इस लाइव सेशन में सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो सभी से पूछना चाहूँगा एक बार कि क्या डाइट प्लान हो सकता है मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए। देखिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमने फिजिकल एक्टिविटी किया, हमने योगा कर लिया, हमने जिम ज्वाइन कर लिया, हमने कार्डियो कर लिया, एरोबिक्स कर लिया, जुम्बा कर लिया, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर हम फिजिकल स्वस्थ रह सकते हैं। मगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या ऐसे डाइट प्लान हो सकता है, हमारा मेंटल डाइट प्लान क्या हो सकता है? तो उसके लिए जो हमारा डाइट प्लान, मेंटल डाइट प्लान हो सकते हैं कि हम पॉजिटिव मेंटल मसल्स को बिल्ड करें। जैसे हम हमारी बाइसेप, ट्राइसेप, लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हैं, या हमारे शरीर के उन विभिन्न अंगों को मजबूत कर रहे हैं, वैसे हम हमारी मेंटल मसल्स को मजबूत करें, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि मेंटल डाइट प्लान हमारा क्या होता है। तो मेंटल डाइट प्लान से बात करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गाइडेंस है, हमारे जो मेंटर्स है, वो आपके कौन ही, वो डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं, कैसे लोगों को सुनते हैं, वो हमारा मेंटल डाइट प्लान हो सकता है। तो हमें इसे समय में ये निश्चित करना है कि हमारा मेंटल डाइट प्लान क्या हो सकता है, तो हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। आगे हम हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा जो देने की कोशिश करते हैं, वो माइंड को हमें दशा अगर चेंज करनी है हमारे माइंड की,
तो हमें दिशा देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब हम हमारे माइंड को दिशा एक सही दिशा में लेकर जाते हैं और सही दिशा देते हैं तो दशा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो दशा बदलने के लिए हमें एक बार दिशा बदलने की ज़रूरत होगी। और दूसरी चीज़ कि ऐसे समय में जो हमारे थॉट प्रोसेस है, यहाँ पर सुनील सिंह राजपूत कुंवर जी लाइव आ चुके हैं, और वो अगर सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो क्लियर है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्शन या थोड़ा सा वॉइस में चेंजेस करने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर वॉइस सुनाई दे। अगर आप लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आगे बढ़ा सकूँगा। तो हम बात कर रहे थे मेंटल डाइट प्लान की, देन उसके बाद में एक वेस्ट एनर्जी की, कि ऐसे में सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, बहुत ही परेशान हैं। और उसका कारण ये है कि सभी लोग एकदम लूज़ हैं, सभी की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक एनर्जी जब व्यक्ति में होती है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा वो अपने कार्य के प्रति रुझारू रहता है। तो बताना चाहूँगा मैं कि ऐसे में जो हमारे थॉट प्रोसेस है उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में एक दिन में 21,000 विचार आते हैं, लगभग 21,000 विचार, और उसमें से 4 या 5 हमारे काम के होते हैं, बाकी हमारे काम के नहीं होते हैं। तो जो बाकी के जो विचार थे, अनगिनत जो बाकी के विचार थे, वो क्या था? तो निश्चित ही वो हमारी एक ऐसी वेस्ट एनर्जी थी जो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो विचारों से मुक्त होकर जीवन जीने की कला भी हमें सीखनी चाहिए कि किस तरह से हम विचारों से मुक्त होकर हमारे जीवन को जी सकते हैं। और विचारों से मुक्त होकर जीवन जीने की कला हमें अग्रसर करती है एक अच्छे स्वास्थ्य जीवन जीने के प्रति और रोग मुक्त जीवन जीने के प्रति। जब हमारे थॉट प्रोसेस, जब हमारे विचार हमारे मन से बहुत तेज़ गति से चलना शुरू होते हैं और जब हमारे विचारों की लगातार प्रोसेस शुरू हो जाती है, ऐसे विचार जो हमारे काम के नहीं हैं, तो वहाँ से हमारी जो एनर्जी है वो ख़त्म होना शुरू होती है। तो विचार मुक्त जीवन जीने के लिए मेडिटेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ पर मेडिटेट करें और विचारों से मुक्त होकर जीवन जीने की कला को भी सीखें। हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर और रोग मुक्त जीवन जीने की कला के ऊपर। यहाँ पर जो इस सेशन को सुन रहे हैं वो कुछ योगा ट्रेनर होंगे ऑलरेडी, और योगा ट्रेनर नहीं हैं, अगर वो योग फील्ड में रुचि रखते हैं या फिर वो योगा नहीं भी करते हैं, तो भी उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि किस तरह से हम योग से जुड़कर या किस तरह से हम ऐसी अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर, जैसे कि हमारे तपन सर अपना डीटीएस कविता के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से अलग अलग लोगों तक, जन जन तक योग को पहुंचा रहे हैं और लोगों को रोग मुक्त जीवन जीने की कला को सिखा रहे हैं अलग अलग लोगों के माध्यम से। उनके इस प्रयास को नमन करते हुए, मैं उनके सराहना करते हुए कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से लगातार जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ में रहकर हमें हमारे जीवन को एक सुव्यवस्थित बनाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम हमारे मेंटल्स को प्रिपेयर करें, किस तरह से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं और होते ही हैं। जैसे आप अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाकर शारीरिक रूप से अपना हमारे शरीर को बिल्ड कर सकते हैं और फिज़िकल फिट रह सकते हैं। मगर मेंटल फिट रहने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा और लगातार हमें प्रयास करने होंगे। मेडिटेशन करना होगा, थोड़ा सा योग अभ्यास करना होगा। मेडिटेशन की बारी आती है तो मेडिटेशन के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं भी होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन के माध्यम से हम विचार मुक्त जीवन जी सकते हैं, रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। जैसे मेरा एक अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडिटेशन के माध्यम से हम विचारों से मुक्त हो सकते हैं। एक दिन में 21,000 विचार अगर हमारे मन में आते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में आते हैं, तो उसमें से हमारे कुछ ही काम के होते हैं, बाकी जो हमारी वेस्ट एनर्जी होती है। तो मेडिटेशन से हम कैसे विचारों से मुक्त हो सकते हैं?
तो लोगों को जब यूट्यूब पर देखते हैं या लोगों के माध्यम से कहीं सुनते हैं तो बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी मेडिटेशन करेंगे और इस कला को सीखेंगे। वाकई में हम इस कला को सीख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि मेडिटेशन करना इतना कठिन नहीं होता है और इतना सरल भी नहीं होता है। जब तक 25-50 हज़ार घंटे तक हम मेडिटेशन का प्रयास नहीं कर लेते हैं, तब जाकर कुछ पल या कुछ सेकंड्स के लिए हम मेडिटेशन परफेक्ट कर सकते हैं या उस अवचेतन मन को चेतना की तरफ ले जाकर उस ध्यान का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जब तक हम 25-50 हज़ार घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं मेडिटेशन करने की, तब कहीं जाकर हम कुछ समय या कुछ सेकंड्स के लिए उस अवचेतन मन को चेतना की तरफ ले जा सकते हैं और उस ध्यान का भली-भांति आनंद ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए मेडिटेशन की। मेडिटेशन के माध्यम से हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमारी सेल्स एक्टिवेट होती है, हम अवचेतन मन को चेतन की तरफ लेकर जाते हैं और हम यहाँ पर डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और विचारों से मुक्त रह सकते हैं। तो क्या उसकी बेसिक प्रोसेस हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा रोग मुक्त जीवन जीने की क्या कला हो सकती है, किस तरह से हम रोग मुक्त जीवन को जी सकते हैं। रोग मुक्त जीवन जीने की एक ही कला होती है कि आप दिन में 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, आप फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। अगर मैं एज ए योगा ट्रेनर हूँ तो ये नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ योगा करना है। अगर आपकी जुम्बा में रुचि है, अगर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रुचि है, अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं, अगर आप डांसर है, अगर आप एरोबिक्स कार्डियो करना चाहते हैं, अगर आप डांस करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी करना चाहते हैं, किसी में भी रुचि है, तो आप अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। साथ ही साथ में आप 1 घंटा योगा भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट जो सनातन है, जो हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अनेक धर्मों में प्रचलित है, और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को आता है, जब देश विदेश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। चाहे वो किसी भी जात समाज का हो, वो योगा करता है और अपने आप को फिट रखने का प्रयास करते हुए लगातार कंटिन्यू इस धरोहर को अपनाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भी लगातार योगा कीजिए और फिट रहें और योग के माध्यम से रोग मुक्त जीवन जीने की कला को सीख सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट में डायबिटीज़, अर्थराइटिस, बीपी, हाइपरटेंशन और जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा माइग्रेन जैसी बीमारियां चल रही है। तो ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक जैसी बीमारियों से हम योग के माध्यम से लड़ सकते हैं। बस सिर्फ यही है कि बार बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी दिशा सही है तो दशा सही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहाँ पर किस व्यक्ति से योग की शिक्षा ले रहे हैं, किसके सानिध्य में कर रहे हैं, या आपके गाइड कौन हैं और किस दशा में कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, ताकि आपकी दशा सही हो। कई बार मेरे पास में प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं कि सर हमने रामदेव बाबा को देखकर पिछले 1 महीने से प्राणायाम कर रहे हैं और रामदेव बाबा कहते हैं कि 15 दिन में प्राणायाम के माध्यम से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर 1 महीने से हम प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रामदेव बाबा जी को, जिन्होंने देश विदेश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जन जन तक, लोगों के घरों तक योग को पहुँचाया है। तो वहाँ पर जो टीवी पर देखकर कर रहे हैं गलती, वहाँ पर जो थोड़ी सी हो रही है वो ये हो रही है कि हम सही प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पर्सनली कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो बताना चाहूँगा कि आप पर्सनली गाइड करें या किसी से कॉल करें, फ़ोन करें, किसी से गाइड करें, पूछें, और पूछ कर अगर हम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के माध्यम से हम 15 दिन में कैसा भी बीपी हो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे कॉमन डिसीज़ होती है पेट की। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका पेट सही है तो आप लगभग 300 बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर आपका पेट कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो आने वाली 300 बीमारियों को आप निमंत्रण देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शुरुआत होती है आपके पेट से ही। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रख सकते हैं आप, और आपसे पेट को सही रख सकते हैं। और अगर पेट में गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और अलग अलग बहुत सारी फाइलें लेकर आते हैं,
और अलग अलग डॉक्टर्स के नाम बताते हैं कि सर हमने यहाँ पर इस डॉक्टर को इस हॉस्पिटल में हमने दिखाया, मगर पेट से रिलेटेड समस्या का कोई रिजोल्यूशन नहीं है। तो पेट का कनेक्शन होता है डिप्रेशन से, आपके माइंड से जनरेट होती है पेट की प्रॉब्लम, और पेट से प्रॉब्लम जनरेट होती है अनंत बीमारियाँ। डायबिटीज़ हो सकता है, बीपी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है, जलन हो सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो योग के माध्यम से आप इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में आप इसे सही कर सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा पेट की बीमारी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, जो प्रैक्टिकली मेरे जीवन में हमारे कोई कलीग्स थे उनके साथ में हुआ है। वो मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे कई महीनों से गैस एसिडिटी है और इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मैं लगातार डॉक्टरों के चक्कर काट रहा हूँ, बड़ी भारी फीसें दे रहा हूँ। तो विशाल जी, आप योगा ट्रेनर हैं, योगा करवाते हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है आपके योग के माध्यम से? तो मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि पिछले 1 साल से वो इस बीमारी से ग्रसित थे कि उन्हें पेट में गैस एसिडिटी होती है। बहुत सारी जांचें वगैरह करवाते हैं, सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चलिए हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। मैं उनके साथ गया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कहा कि पिछले 3 महीने से आप दवाई गोली ले रहे हैं और 1 साल से आपको समस्या है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलिए हम आपकी एक जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक इंडोस्कोपी और एक कोलोनोस्कोपी जांच होती है, 2 जांचें होती हैं। इंडोस्कोपी आपके मुंह के द्वारा कैमरे से पीठ तक एक नली के द्वारा जांच की जाती है, और कोलोनोस्कोपी आपके एनस द्वार से होती है। एक अच्छे हॉस्पिटल में लगभग ये जांचें होती है 5 से 6 हज़ार रुपये की एक जांच होती है, और 5 से 6 हज़ार की 2 जांच दूसरी वाली। इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी अगर दोनों जांच की बात करते हैं तो 10 हज़ार रुपये की जांच होती है। एंडोस्कोपी से देखा जाता है कि आपकी आँत में पेट के ऊपरी हिस्से में कहीं कोई प्रॉब्लम, स्वेलिंग तो नहीं है, छाले तो नहीं है। और कोलोनोस्कोपी से आपकी बड़ी आँत को देखा जाता है, एनस द्वार से, आपके मल द्वार से एक कैमरा डाला जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को, प्रॉब्लम को एक बार जस्टिफाई करने के बाद में डॉक्टर डिसीज़न ले पाता है। अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो उस प्रोसेस को उस हिसाब से डिसीज़न लेकर वो आपको मेडिसिन देते हैं और आपकी ट्रीटमेंट लगातार चलता है। महंगी महंगी जांचें, डॉक्टर्स की फ़ीस और दवाई गोली का टोटल जो खर्चा होता है वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये का लगभग होता है। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है, इतना महंगा खर्चा होता है फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो योग के माध्यम से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप, हमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई गैस एसिडिटी का पेशेंट आता है तो हम उसे कुंजल क्रिया के माध्यम से एंडोस्कोपी करवा देते हैं। कि कुंजल क्रिया आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप किसी भी योगा ट्रेनर के माध्यम से कॉल करके पूछ सकते हैं। और शंख प्रक्षालन के माध्यम से हम कोलोनोस्कोपी करवा देते हैं, मतलब उसकी क्लीनिंग करवा देते हैं, पूरी सफाई करवा देते हैं। वहाँ पर चेक नहीं कर पाते, हम पूरी सफाई कर देते हैं। जब बंदा, जो प्रॉब्लम है, जिसे डिसीज़ है, वो कुंजल क्रिया करता है तो उसके शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से की सफाई होती है, और जब वो शंख प्रक्षालन करता है तो उसकी एनस द्वार से लेकर पेट से निचले हिस्से की अच्छे से सफाई होती है। पूरे शरीर की क्रियाओं के माध्यम से सफाई करने के बाद में हम नेति करवा देते हैं। तो नेति करने से उसका ब्रीदिंग, उसका श्वास लेने का गति बहुत ही स्लो हो जाता है और वो लंबी और गहरी श्वास ले पाता है। क्रियाओं के माध्यम से हम उसके शरीर की सफाई करते हैं। देन उसके बाद में उसको मेडिटेशन, आसन और प्राणायाम करवाते हैं। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो कहने लगता है कि सर मुझे ना गैस है, ना एसिडिटी है, और मैं डिसीज़ फ्री, रोग मुक्त जीवन जी सकता हूँ। बहुत हैप्पी होता है और अपने जीवन में खुशी का अनुभव करता है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं हमारे साथ में। तो इस तरह से हम गैस एसिडिटी का, जो पेशेंट 1 साल से बहुत ही समस्या में था, उसे हम कुछ ही दिनों में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो योग की कला है, डिसीज़ फ्री लाइफ, रोग मुक्त जीवन जीने की कला है, ये आज की नहीं है, ये बहुत ही सनातन है। तो इसे हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। अभी हमारे पास में और भी 15 मिनट है जहाँ पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ में एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं जा रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आता है, और इस दिन देश विदेश ही नहीं, हर एक जाति और धर्म के लोग योग को अपनाते हैं। तो मेरे पास में कई बार प्रश्न आते हैं, शायद आपके पास भी किसी का कॉल या कोई प्रश्न आता होगा कि सर
हम योग में क्या करते हैं। और मेरे पास में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो योग करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर मैं पर्सनली योगा ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक बार बताया, मेरे पास प्रश्न आया था कि किस जाति के लोग योग या धर्म को कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा समझ में आता है कि जब योग की बारी आती है या ओम चैंटिंग हम करवाते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ओम चैंटिंग और योग सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बना है या हिंदू लोग ही इसे कर सकते हैं। तो धर्म एक बहुत बड़ा विषय होता है। तो आप धर्म किसे समझते हैं, या आपकी राय में धर्म क्या है, मुझे नहीं पता, मगर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो धर्म की एक सही परिभाषा है वो ये होती है कि पदार्थ के अंदर छिपा हुआ वह गुण जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी के अंदर छिपा हुआ पानी का गुण है ठंडक, और हम उसे कभी जीवन में अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आइस के रूप में अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो भी ठंडा है, अगर उसे आप गैस के ऊपर गर्म करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक से गर्म करते हैं तो भाप के रूप में वो ऊपर उड़ता है और ठंडा हो जाता है। तो पदार्थ के अंदर छिपा हुआ वो गुण जिसको जीवन में कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक्चुअल में उसका धर्म होता है। जैसे पानी के का धर्म है ठंडक, और ऊष्मा अग्नि का जो धर्म है वो ऊष्मा है, वो ताप है। चाहे वो सूरज की किरणों में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में हो, चाहे वो जलती हुई अग्नि हो, हम उसे कभी जीवन में अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो उसका एक सच्चा धर्म होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि मानव जीवन में, मनुष्य में एक ऐसी कौन सी संभावनाएं होती है या ऐसा कौन सा गुण होता है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक्चुअल में उसका धर्म होता है। तो मानव जीवन में, मनुष्य में होता है करुणा, दया और लोगों की मदद करना। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये है तो एक्चुअल में आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और आप सही धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये होती है एक धर्म की परिभाषा। वापस हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं कि रोग मुक्त जीवन जीने की क्या कलाएं हो सकती हैं। अभी इस कोविड-19 में, कोरोना वायरस में सभी लोग बहुत परेशान हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा या नहीं हो गया है, बाहर मुझे जाना है नहीं जाना है, कोरोना से कैसे बचना है। तो आपके पास में सोशल मीडिया के माध्यम से और गवर्नमेंट आपको सूचित कर रही है, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनानी है। इसी के साथ में इम्यूनिटी सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्रश्न आता है कि सर इम्यूनिटी सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। WHO कहता है, WHO के साथ में आयुष मंत्रालय कहता है, उसके बाद में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कह रही है कि आपको घर में रहकर योगा और प्राणायाम करना है। तो ऐसे कौन से योगासन हो सकते हैं और ऐसे कौन से प्राणायाम हो सकते हैं जो हम करें, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। और हमारे साथ में जितने भी योग साधक अभी जुड़े हुए हैं वो सभी भली भांति जानते हैं कि हम किस तरह से दूर रह सकते हैं। मगर मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस में, कोविड-19 में हम कैसे रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं और कोरोना वायरस से स्पेशल बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा किसी व्यक्ति को भी होता है, उसके सिम्टम्स के साथ में ये जो इफ़ेक्ट करता है लंग्स के ऊपर, लंग्स की कैपेसिटी को ख़त्म करता है, लंग्स के को सुखा देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, और वहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो हम लगातार जल नीति का अभ्यास करते रहें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, और नीति के साथ में हम प्राणायाम करते रहें, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों एक ही होते हैं। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इसलिए कहा जाता है कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और हमारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, और सेल्स के एक्टिवेट होने से हमें ज़्यादा एनर्जी फील होती है और हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम हमारी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और सेल्स को एक्टिवेट करने के बाद हम ज़्यादा एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आयुर्वेद के द्वारा बताए गए जो टेक्निक्स है, जो बताए गए टिप्स हैं, हमारे पास में लगातार हमारे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि जैसे काढ़ा तुलसी का, एलोवेरा का,
देन उसके बाद में से बहुत सी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करते रहें और पीते रहें। साथ ही साथ में नेति का अभ्यास करते रहें, जल नेति का अभ्यास करते रहें। जल नेति के बाद में आप योग आसन करते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें और ज़्यादातर ऐसे आसनों का अभ्यास करें जहाँ से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़े। जैसे भुजंगासन का अभ्यास करें, चक्रासन का अभ्यास करें। उसके बाद में हम नौकासन का अभ्यास करें, विपरीत नौकासन का अभ्यास करें, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन का अभ्यास करें, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। सूर्य नमस्कार लगातार कंटिन्यू करें। सूर्य नमस्कार से समझ में आता है बात, मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि सूर्य नमस्कार एक यूनिवर्सल है। कई लोग आते हैं मेरे पास में कॉर्पोरेट के, कहते हैं सर हमारे पास 1 घंटे आपके साथ जुड़ने का समय नहीं है, 1 घंटा हम योगा सेशंस नहीं ले सकते हैं, ना ऑनलाइन कर सकते हैं ना ऑफलाइन कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। समय का बहुत अभाव है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। समय का हमारे साथ में बहुत अभाव है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारी फैमिली पर पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? सूर्य नमस्कार आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, सभी सूर्य नमस्कार से अवगत हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 पोसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे पूरे शरीर की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे सारे शरीर के सारे पार्ट्स के ऊपर, शरीर के सभी हिस्सों के ऊपर उसका प्रभाव होता है। और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम हमेशा एक्टिवेट रह सकते हैं और कम समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने जन्मदिन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में समर्पित किया था कि मेरे जन्मदिन के अवसर को हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से मनाएंगे। तो उनका मेन मोटो ये था, उनके जीवन में उन्होंने ये सीखा था कि सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति हमेशा युवा रहता है, जवान रहता है। तो वो चाहते थे कि मेरे भारत का युवक भी और युवतियाँ भी हमेशा जवान बनी रहें, इसलिए उन्होंने सूर्य नमस्कार को समर्पित किया था। सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति हमेशा युवा बना रहता है, जवान बना रहता है। ऐसे ही अलग अलग योग के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और रोग मुक्त जीवन जीने की कलाओं को सीख सकते हैं, रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। बाद में बारी आती है प्राणायाम की, कि आसनों के बाद में हम प्राणायाम को भी हमें सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से किस तरह से हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। तो एक छोटा सा मेरे पास में अभी हम लोग ऐसे हैं, ऐसा मैंने बहुत प्रयास किया था कि मैं इसको लाइव सेशंस को पीपीटी से भी कनेक्ट कर सकूं, ताकि पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन मेरे पास बना हुआ था तो कुछ चीज़ें ज़्यादा मैं आपको बता सकूं। नेक्स्ट सेशन में अगर समय मिला या मुझे अनुमति मिलती है तो हम लोग इसे रखेंगे। तो प्राणायाम जो होता है, प्राण प्लस आयाम, मतलब हम हमारे प्राणों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनका आयाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है। ऐसे बताते हैं कि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आयु दीर्घायु हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो आप भी प्राणायाम कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ना है। श्वास लेने और छोड़ने की भी एक कला होती है, इस कला को हमें भली भांति सीखना चाहिए प्राणायाम के माध्यम से। ऐसी 7 साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स के माध्यम से हम हमारे जीवन में काफ़ी हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बारी आती है योग आसनों के बाद में मंत्र जप की, ओम चैंटिंग की। ओम चैंटिंग एक यूनिवर्सल ओम चैंटिंग है, एक यूनिवर्सल वेव्स है, ब्रह्मांड की एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसे हमें जनरेट करना चाहिए। पर्टिकुलर किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है ये। तो आपको किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, किसी भी देश के हैं, आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है और ऐसा प्रैक्टिकली रिसर्च है कि ओम चैंटिंग के माध्यम से अनगिनत और कई ऐसी बीमारियां थी जिनका कोई इलाज एलोपैथी में नहीं था, ऐसी बीमारियों को ओम चैंटिंग के माध्यम से और योग के माध्यम से दूर किया है। तो क्यों न हम योग की शरण ले, योग की सानिध्य में योगा ट्रेनरों से गाइड करते हुए, योगा ट्रेनरों से बात करते हुए, उनसे सीखते हुए हम योग को हमारे जीवन में उतारें, योग को हमारे जीवन में अपनाएं और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को रोग मुक्त जीवन बना सकते हैं। इसी के साथ में
हमारे साथ में जुड़े हुए बहुत सारे मेहमान हैं यहाँ पर, जिनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइव सेशंस के माध्यम से कोई भी अगर प्रश्न होता है, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बार बार मैं यही कहना चाहूँगा सभी से, मेन टॉपिक यही होगा हमारा कि हम कैसे डिसीज़ फ्री रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। वो कला को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ में हम पॉजिटिव हमेशा रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करें। परिस्थितियों पर हमें नहीं काम करना है, बार बार कहना चाहूँगा, हमें परिस्थितियों पर काम नहीं करना है, हमें हमारी मनस्थिति के ऊपर काम करना है। हम जैसे न्यूट्रिशियन को फ़ोन उठाते हैं, कॉल करते हैं और एज अ गाइड करते हैं कि सर हमारे फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए हमने घर में सारा फिज़िकल एक्टिविटी किया, हमने खूब अच्छे से 1 घंटा योगा सेशंस किया, देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि अब हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, एक्स्ट्रा डाइट लेनी चाहिए हमारे शरीर के लिए। तो हमारे मन के लिए भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डाइट होती है, तो हमें मन के लिए भी एक्स्ट्रा डाइट लेनी चाहिए। हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन से रिलेटेड बुकें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ श्रीमद् भागवत गीता को, और जिसे पढ़ता भी हूँ। तो बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हमें मेंटल डाइट के लिए हमें हमारे मेंटल से जो भी हमारे गाइडेंस है, जो भी आपको गाइड करते हैं, जो आपके गुरु हैं, उन लोगों से हमें समय समय पर फ़ोन लगा के बातचीत करते रहना चाहिए, उन लोगों से गाइड करना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए कि हमें इस वक्त ऐसी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना है, हमें हर चीज़ में हमारे नज़रिए को बदलना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है। जैसे हम अभी हमारे मोबाइल फ़ोन पर हमेशा सर्च करते हैं, न्यूज़ चैनल में सर्च करते हैं, टीवी पर सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, किस देश में किस जगह पर क्या कंडीशन है। तो हमें वो सर्च न करते हुए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना है। जैसे कि सोचने के नज़रिए को बदलना है। जैसे एक छोटे से स्कूल में एक बच्चा है, और वो स्कूल्स में अपने होमवर्क करके जाता है टीचर के पास में, और टीचर बोलती है कि ये तुमने गलत किया है, ये तुमने गलत किया है। अगले दिन फिर जाता है, फिर वो बताता है तो मैम उन्हें बताती है कि ये तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन जाता है, बोलता है तुमने गलत किया है। तो हमें हमें नज़रिए को बदलना है, हमें हमारे सोच को बदलना है। अगर वही मैडम उनसे पूछें, उन बच्चे को कहे कि आपने बहुत अच्छा किया है, मगर इसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये होता है पॉजिटिव इंटरेक्शंस, और वो था नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो हमें अपने आप को भी पॉजिटिव इंटरेक्शंस देना है। पॉजिटिविटी के साथ में हमें हमारे जीवन को व्यापन करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और रोग मुक्त जीवन जीने की कला को सीखना है हमें। और रोग मुक्त जीवन जीने की कला योग के माध्यम से बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। रोज़ हमारे जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र है, ये अपने फेसबुक पेज पर लाइव होते हैं, और अलग अलग ट्रेनर्स के माध्यम से, योगा सेशंस के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि किन डिसीज़ में आप किन बीमारियों में किस तरह के आसन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या प्राणायाम होते हैं, क्या आसन होते हैं, और मेडिटेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको सुबह या शाम को, दोपहर में, जब भी इनकी गाइडलाइन के अनुसार ये लाइव आते हैं, लाइव आने के बाद में वहाँ पर जो वीडियोस होता है उन्हें देखकर हम आपके रोग मुक्त जीवन जीने की कला को लगातार सीख सकते हैं, और रोग मुक्त जीवन को जी सकते हैं। इसी के साथ में समय जो था वो मुझे 45 मिनट का समय दिया गया था, 7 से 7:45 का। और यहीं पर मैं वापस से राजमाता अहिल्या योग केंद्र और उनके सभी सदस्यों को, उनकी पूरी संस्था को आभार व्यक्त करता हूँ, और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने फेसबुक पेज पर लाइव बुलाया और मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया यहाँ पर। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।